So now write down the next topic is differentiation of a determinants. Differentiation of a determinants. क्या होता है डिफरेंशिएशन ऑफ ए डिटर्मिनेंट्स? जैसे सपोज कर लो कि कोई एक डिटर्मिनेंट्स तुमको दिया गया है, डेल्टा इज इक्वल टू f1x, f2x, f3x. मैं 3/3 पे ही बता रहा हूँ. देन g1x, g2x, g3x and let it be h1x, h2x and h3x. और ये डेल्टा जो है एज ए फंक्शन ऑफ x है. आ जाकर पूछो नहीं तो डेल्टा x है ना. तो ये कोई एक डिटर्मिनेंट्स है जो कि फंक्शन ऑफ x आपको दिया गया है. यहाँ पे f1, f2, f3, g1, g2, g3, h1, h2, h3 रिस्पेक्टिवली क्या है? x के फंक्शंस दिए हैं, है ना. कांस्टेंट भी हो सकते हैं, फंक्शन ऑफ x भी हो सकते हैं. अब आपसे वो क्वेश्चन में पूछ सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस डिटर्मिनेंट्स. मींस यू हैव टू फाइंड आउट d ऑफ डेल्टा x ओवर dx. मतलब इस डिटर्मिनेंट्स का डेरिवेटिव क्या होगा. तो अब इसके दो तरीके हैं. पहला तरीका क्या है? फर्स्ट मेथड में आप या तो इस डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू को पूरा इवेल्युएट कर लीजिए, जैसा कि अपन ने इवेल्युएशन में सीखा था. तो जब आप इसको इवेल्युएट करेंगे तो क्या आ जाएगा? डेल्टा एक्स वुड कम एज ए फंक्शन ऑफ एक्स. इज दैट ओके? डेल्टा एक्स विल कम एज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड देन यू डिफरेंशिएट इट प्रॉपरली. तो आपको डी डेल्टा एक्स बाई डी एक्स मिल जाएगा. समझ में आया? तो फर्स्ट मेथड क्या होगा? टू इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट एंड डिफरेंशिएट इट. सेकंड मेथड क्या होता है? सेकंड मेथड, अगर आपको ये डेल्टा एक्स दिया गया है और डेल्टा प्राइम एक्स आपसे पूछा जा रहा है, तो आप क्या करिए? रो वाइज वन बाय वन डिफरेंशिएट करिए और रेस्ट ऑफ द रो को सेम रखिए. कैसे? जैसे डेल्टा प्राइम एक्स का मतलब हो गया डी डेल्टा एक्स बाई डी एक्स. तो फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट कर दीजिए कीपिंग अदर टू रोज इंटैक्ट एज सच. ओके, तो क्या बनेगा? एफ प्राइम का f1 प्राइम का मतलब क्या है? इस f1x को मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू x. इसी तरह से क्या हो जाएगा? f2 प्राइम, f3 प्राइम. फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट किया, रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स रो के हमारे सेम रखे. g1, g2, g3, h1, h2, h3 प्लस सेकेंड. अब इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो आप क्या करोगे? सेकेंड रो के एलिमेंट को हम डिफरेंशिएट करेंगे, फर्स्ट एंड थर्ड रो को एज सच ऐसे ही रखेंगे. दैट इज f1, f2, f3, g1 प्राइम, g2 प्राइम, g3 प्राइम, h1, h2, h3. और लास्टली आपको समझ में आ गया होगा अब कि फर्स्ट एंड सेकेंड रो को आप एज सच ऐसे ही रखिए, g1, g2, g3 एंड लास्ट थर्ड रो को डिफरेंशिएट कर दीजिए. अगर मान लो ये 3/3 की जगह 4/4 का होता तब क्या हो जाता? फर्स्ट रो को, फिर सेकेंड रो को, फिर थर्ड रो को, फिर फोर्थ रो को डिफरेंशिएट करेंगे. तो जो ये इवेल्युएशन ऑफ द डिटर्मिनेंट्स आएगा, फिर इसको आप इवेल्युएट कर लेंगे. दैट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ डेल्टा प्राइम एक्स. यानी कि इस डिफरेंस डिटर्मिनेंट्स का डेरिवेटिव जो होगा वो इस तरह से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं. बात समझ में आई? नहीं समझ में आया? बोलो भाई, इज इट क्लियर? तो क्या करना है? रो वाइज हम पहले डिफरेंशिएट करेंगे, फिर सेकंड रो को, फिर थर्ड रो को, एंड देन वी विल सॉल्व इट. तो देखो अब एक क्वेश्चन देखते हैं इसको. क्वेश्चन आपको दिया गया है, देखो ये दिया गया है कोई डिटर्मिनेंट्स है y इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस एक्स साइन एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स x1 1 एंड फाइंड dy बाई dx. तो एक तरीका क्या है? अब हम लोग को dy बाई dx निकालना है. तो क्या करेंगे अपन? पहले फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट कर देंगे. तो फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या बनेगा? cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स का अगेन cos x एज सच ऐसे ही रहेगा, माइनस साइन एक्स cos x एंड दिस इज x1 1 प्लस. अब फर्स्ट रो को हमने एज सच रखा, दैट इज साइन एक्स cos x sin x
सेकेंड रो को डिफरेंशिएट किया तो cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स का माइनस cos x, और cos x का अगेन माइनस साइन एक्स। थर्ड रो को एज सच रखा x1 1 प्लस, अब फर्स्ट एंड सेकेंड रो को मैंने एज सच ऐसे ही रख लिया, दैट इज साइन एक्स cos x साइन एक्स देन cos x माइनस साइन एक्स cos x। अब थर्ड रो को हमने डिफरेंशिएट करा तो क्या आ जाएगा 1 0 0। इज दैट ओके? ये समझ में आ गया? है? अब जरा इसमें देखो तो फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो बिल्कुल सिमिलर है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट्स? 0, तो ये तो हो गया 0 प्लस। अगर इसमें देखें तो फर्स्ट एंड सेकेंड रो अगेन सेम है, माइनस साइन अगर हम बाहर ले लेते हैं तो दैट इज साइन एक्स cos x एंड साइन एक्स, इज इट? तो दिस अगेन कम्स 0 प्लस। अब इसमें हम थर्ड रो के अगेंस्ट अगर हम इसको एक्सपेंड कर दें तो ये क्या आएगा cos स्क्वायर x माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर x, दैट इज cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, और उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ दिस डिटरमिनेंट्स? इज नथिंग बट इट इज 1। समझ में आया? नहीं समझ में आया? इज दैट क्लियर? तो हम रो वाइज डिफरेंशिएट करेंगे, एक एक रो को डिफरेंशिएट करते जाइए और आप उसको सॉल्व कर दीजिए। एक तरीका है ना, दिस इज फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड में तुम क्या करते? इस डिटरमिनेंट को सबसे पहले हम इवेल्युएट करते और फिर हम डिफरेंशिएट करते, देन वी विल गेट द आंसर, है ना? तो जो सेकंड मेथड है, यानी कि टू इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट्स एंड देन फाइंड द डेरिवेटिव, दिस विल बी योर होमवर्क। क्रॉस चेक करना, तो दिस इज अ होमवर्क टू इवेल्युएट द डिटरमिनेंट्स फर्स्ट एंड देन फाइंड द डेरिवेटिव। तो वो तो आराम से कर सकते हो, इवेल्युएशन आपको आता है और उसका डेरिवेटिव हमको कैसे फाइंड आउट करना होगा। क्लियर है? बोलो। ओके, फिर स्प्लिटिंग ऑफ डिटरमिनेंट्स मैंने बताया था कि नहीं? स्प्लिटिंग बताया था मैंने? चलो, तो नेक्स्ट टॉपिक अब पहले लिख लो, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन डिटरमिनेंट्स। सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी टॉपिक से पूछा जाएगा। सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस, है ना? तो सबसे पहले हम लोग 2/2 के एक डिटरमिनेंट्स को देखते हैं कि 2/2 की एक कोई लीनियर इक्वेशन है, लेट इट बी a1x प्लस b1y प्लस c1, दिस इज इक्वल टू 0, एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन का आपको सोल्यूशन निकालना है। सोल्यूशन निकालने का मतलब क्या हो गया? हमको x और y की वैल्यू ऐसी फाइंड आउट करनी है दैट विल सेटिस्फाई बोथ दिस इक्वेशन साइमल्टेनियसली। क्लियर है? बोलो। तो अब ऐसे क्वेश्चन को तुमने क्लास 10th में सॉल्व कर रखा होगा, है ना? तो इसको करने के लिए एक क्या मेथड होता है जिसको हम लोग कहते हैं क्रैमर रूल। क्या कहते हैं? क्रैमर रूल। व्हाट इज दिस क्रैमर रूल? क्रैमर रूल ये कहता है, देखो सिंपल, पहले मैंने लिखा x अपॉन, जब आप x लिख रहे हैं, वेरिएबल x है, y वेरिएबल है, x वेरिएबल को आप छुपा लीजिए, तो जो y के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म के कोफिशिएंट हैं उसको डिटरमिनेंट्स फॉर्म में लिख दीजिए, दैट इज b1 b2 c1 c2 इज इक्वल टू माइनस y अपॉन, अब y को आप छुपा लीजिए तो आपको क्या मिलेगा? a1 a2 c1 c2 इज इक्वल टू 1 अपॉन, अब कांस्टेंट को आप छुपा लो तो क्या मिलेगा तुमको? a1 a2 b1 b2। इज दैट ओके? दिस इज योर क्रैमर रूल। समझ में आया क्रैमर रूल कैसे अपन लिखेंगे? समझ में आया? जैसे x अपॉन, x को जिसके बारे में लिख रहे हो डिवाइडेड बाई रेस्ट ऑफ द कोफिशिएंट्स, फिर माइनस y का और फिर कांस्टेंट टर्म का।
हाँ दिस इज कन्वेंशनल, है ना, क्लियर है, समझ में आ गई मेरी बात। तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी जरा जल्दी से बताओ, व्हाट इज x, दिस डिवाइडेड बाय दिस वन, तो ये क्या बनेगा, b1 b2 c1 c2 होल डिवाइडेड बाय a1 a2 b1 b2, ये x आ जाएगा, और y क्या आ जाएगा, दिस डिवाइडेड बाय दिस। अच्छा, इस माइनस साइन को ध्यान से देना, इस माइनस साइन को मैं रिप्लेस कर सकता हूं अगर मैं इन दोनों की पोजीशन को इंटरचेंज कर दूं, क्योंकि हमने डिटरमिनेंट में पढ़ चुका है कि अगर हम लोग एक रो या एक कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो क्या साइन आ जाता है, माइनस। तो अगर मैं C1 C2 और A1 A2 कर रिप्लेस कर दूं, आपस में एक दूसरे को इंटरचेंज करूं, तो माइनस साइन एलिमिनेट हो जाएगा। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y, C1 C2 A1 A2 होल डिवाइडेड बाय A1 A2 B1 B2। क्या ये समझ में आया, है ना। और इससे अगर आप देखो तो x की वैल्यू जरा जल्दी से बताओ मेरे को, क्या निकल के आई, B1 C2 माइनस B2 C1, C1 B2 अपॉन क्या आएगा, A1 B2, ये वैल्यू तो निकालना आता है ना भाई, माइनस B1 A2, ये x आ जाएगा, और y क्या आ जाएगा, A2 C1 माइनस A1 C2 अपॉन A1 B2 माइनस B1 A2, ये y की वैल्यू आ जाएगी। तो x और y की इस तरह से हम लोग वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग द क्रैमर रूल इन टू वेरिएबल लीनियर सिस्टम। क्या ये क्लियर है। अच्छा, अब इसमें ध्यान दो, जब आप x की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो, ध्यान से समझना, जब मैं x की वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूं या y की वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूं, तो डिनोमिनेटर में तुम्हें क्या मिल रहा है, व्हाट इज देयर इन डिनोमिनेटर। अगर ध्यान दो तो डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, इनके कोफिशिएंट हैं x और y के, जो कि मैट्रिक्स डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखे हुए हैं। इज इट A1 A2 B1 B2, A1 A2 B1 B2 x में भी है, A1 A2 B1 B2 y में भी है, डिनोमिनेटर में, है ना। और न्यूमरेटर में तुमको क्या मिल रहा है, देखो जब तुम x की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो तो तुमको मिल रहा है B1 B2 C1 C2, B1 B2 C1 C2, और जब y की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो तो A1 A2 C1 C2 मिल रहा है, दैट इज C1 C2 A1 A2, है ना। बोलो, ये चीज समझ में आ रही है। तो डिनोमिनेटर जो तुमको मिल रहा है, दैट डिनोमिनेटर, है ना, वो डिनोमिनेटर केवल और केवल x और y के कोफिशिएंट का डिटरमिनेंट्स बना हुआ है। 2/2 में आप देख रहे हो ना, A1 A2 B1 B2 किसका डिटरमिनेंट्स है, कोफिशिएंट ऑफ x एंड y। तो अगर मैं इसको डेल्टा से थोड़ी देर के लिए भी रिप्रेजेंट करूं, लेट डेल्टा इज, और डेल्टा जो तुम्हारा है वो है A1 A2 जो कोफिशिएंट का डिटरमिनेंट्स है, B1 B2। व्हाट इज डेल्टा, इट इज द कोफिशिएंट डिटरमिनेंट्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई का जो डिटरमिनेंट्स है उसकी वैल्यू है। अगर ये 0 हो गया तो सिस्टम मेरा गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर टर्म 0 हो जाएगा, है ना। और अगर ये 0 नहीं होगा तो ये कुछ ना कुछ सॉल्यूशंस देंगे, है ना। तो वो किस पे बेसिकली डिपेंड कर रहा है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स पे, ओके। और 2/2 में तो तुम सिंपल से कैलकुलेट कर सकते हो, ये तो मतलब मैं सिर्फ आपको 3/3 के क्वेश्चंस आएंगे तो 2/2 में समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि सबसे पहले जब भी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन आएगा तो सबसे पहला काम तुम्हारा क्या होगा, कोफिशिएंट मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना, है ना। समझ में आ रही मेरी बात, क्योंकि अगर ये 0 हुआ और या ये नॉन 0 है तो उस पर कुछ कंडीशंस फिर आएंगी कि आगे क्या किया जाएगा। इसी तरह से देखो डेल्टा 1 मतलब x को जब तुम कैलकुलेट कर रहे हो तो दिस x इज नथिंग बट, इसमें जो है जिसका कैलकुलेट कर रहे हो उसका कोफिशिएंट नहीं है, बाकी रेस्ट सबका कोफिशिएंट इसमें इन्वॉल्व है, और इसी तरह से y में भी इन्वॉल्व है ना। तो अगर मान लो ये 3/3 का हो, यानी कि 3 साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है, दैट इज a1x plus b1y plus c1z equal to d1, a2x plus b2y plus c2z is equal to d2, a3x plus b3y plus c3z is equal to d3। तो उसको फिर हम किस तरह से सॉल्व करेंगे,
2/2 में क्रैमर रूल से समझ में आ गया। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या इसमें समझ में आया, मुझे क्या फाइंड आउट करना है, दिस। और यही तुमको डिपेंड करेगा कि कैसे हमको आगे प्रोसीड करना होगा। इज दैट क्लियर? तो अब हम लोग 3/3 का कर रहे हैं। 2/2 यू कैन डू बाई क्रैमर्स रूल, कर लेंगे। अच्छा, अब इसमें भी कंडीशंस आ जाएंगी। चलो इसको पहले मैं बता दे रहा हूं। अगर डेल्टा तुम्हारा 0 आ गया, इसको मैं थोड़ी देर के लिए डेल्टा 1 बोल रहा हूं और इसको मैं y वाले को डेल्टा 2 बोल रहा हूं। और डेल्टा कौन सा है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। डेल्टा की वैल्यू 0 आ गई, ठीक, दिस डिटरमिनेंट्स मैट्रिक्स कम्स टू बी 0, बट डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2 इनमें से कोई भी या दोनों नॉन जीरो हैं, 1 और बोथ, एटलीस्ट एक नॉन जीरो है। समझ में आ रही मेरी बात? तो अब जरा ध्यान से देखना, अगर कोई भी एक नॉन जीरो हो गया और डेल्टा 0 है तो क्या सिस्टम कंसिस्टेंट होगा? x की वैल्यू क्या होगी, एनी नॉन जीरो नंबर डिवाइडेड बाई 0, पॉसिबल हो सकता है। अगर मान लो डेल्टा 1 0 है, डेल्टा 2 नॉन जीरो आ गया तो y तुमको नहीं मिलेगा। कोई भी जो नॉन जीरो होगा उसकी वजह से तुमको सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो इस केस में नो सोल्यूशन, इनकंसिस्टेंट। 2/2 में समझ में आ रहा? हम लोग को क्या निकालना है, सबसे पहले क्या निकालेंगे, डेल्टा, फिर क्या निकालेंगे, डेल्टा 1, फिर क्या निकालेंगे, डेल्टा 2। अब हम चेक करेंगे, अगर डेल्टा 0 आ गया लेकिन एनी ऑफ डेल्टा 1 और डेल्टा 2 नॉन जीरो है तो सिस्टम विल बी इनकंसिस्टेंट, मतलब इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। क्या ये बात समझ में आ रही? एक और पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि डेल्टा तो 0 आ गया, डेल्टा 0 है, और डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2 ये भी दोनों 0 आ गए। डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2 बोथ बिकम्स 0। पहले वाले केस में क्या था, डेल्टा 0 था लेकिन एटलीस्ट एनी ऑफ डेल्टा 1 और डेल्टा 2 इज नॉन जीरो। समझ में आ रहा? तो क्या था, सिस्टम इनकंसिस्टेंट। लेकिन अगर डेल्टा 0 है और डेल्टा 1 और डेल्टा 2 भी 0 आ गए तो इसका मतलब क्या हो गया, 0/0 की फॉर्म बन जाएगी। तो 0/0 से तुमको इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन मिल सकते हैं, क्योंकि वो एक ही लाइन को फिर रिप्रेजेंट करना स्टार्ट कर देंगे। इज दैट ओके? तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन। और अगर केस तुम्हारा बन गया कि डेल्टा नॉन जीरो आ गया, इफ डेल्टा इज नॉन जीरो, तब क्या होगा उस केस में? अब जब डेल्टा नॉन जीरो है तो एनी नंबर डिवाइडेड बाय नॉन जीरो, एनी नंबर डिवाइडेड बाय नॉन जीरो, तो सिस्टम तुमको यूनिक सोल्यूशन दे देगा। तो सिस्टम विल गिव यू यूनिक सोल्यूशन। बोलो भाई। तो अगर हमको लीनियर सिस्टम की कंसिस्टेंसी चेक करनी है तो सबसे पहले क्या चीज फाइंड आउट करेंगे, डेल्टा, कोफिशिएंट डिटरमिनेंट्स, दिस डेल्टा। और फिर हम पॉसिबिलिटीज देखेंगे कि बाकी के साथ क्या पॉसिबिलिटीज बन रही है, एंड देन विल प्रोसीड। क्लियर है? तो ये तो 2/2 का हो गया। तो नाउ राइट डाउन फॉर 3/3 का लिए, तो लिखो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय 3/3। तो अब 3/3 के लिए अपन लिखते हैं कि मान लो क्वेश्चन है, इक्वेशन आपको दे दी गई a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, then it is a2x plus b2y plus c2z is equal to d2 and lastly it is a3x। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से पूछे जाएंगे, ध्यान से समझना इसको। c3z this becomes d3। अब आपसे कहा जाएगा कि इस सिस्टम की कंसिस्टेंसी चेक करिए कि दिस सिस्टम इज कंसिस्टेंट और नॉट। इज दैट ओके? बोलो। तो फर्स्ट थिंग, सबसे पहला काम अपन क्या करेंगे, डेल्टा। डेल्टा क्या होगा, डेल्टा हमने क्या बताया, इसमें वेरिएबल कौन कौन से हैं, एक्स वाई एंड जेड। तो इनका कोफिशिएंट का डिटरमिनेंट हमको बनाना पड़ेगा। तो इनका कोफिशिएंट का डिटरमिनेंट क्या होगा, a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। अब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू तो आप आराम से कैलकुलेट कर लोगे। समझ में आ गया? क्या है, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स जो हैं उस कोफिशिएंट्स को डिटरमिनेंट्स के फॉर्म में मैंने लिखा और फिर मैंने डेल्टा की वैल्यू को इवेल्युएट किया। सो सिंपल। इज दैट ओके?
अब जरा देखो डेल्टा वन, डेल्टा वन किसके लिए हम लोग कर रहे हैं, एक्स के लिए। तो जिसका हमको वैल्यू कैलकुलेट करनी है वो हटा देते हैं, ध्यान से समझो, जिसकी वैल्यू को कैलकुलेट करनी है उसको मैंने हटाया, तो इसकी जगह रिप्लेस किसको करोगे, D1 D2 D3 को। तो क्या आ जाएगा यहां पे, D1 D2 D3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। अब इसी को देखो, मैं D1 की जगह पे क्या लिख सकता हूं, व्हाट आई कैन राइट इन प्लेस ऑफ D1, डेल्टा वन तुम कैसे निकाल रहे हो, A1 A2 A3 को रिप्लेस किससे कर दिया, D1 D2 D3 से, B1 B2 B3 C1 C2 C3 एज सच हमने लिख दिया। इज दैट ओके? नाउ व्हाट इज D1? D1 इज नथिंग बट इट इज A1X प्लस B1Y प्लस C1Z। बोलो, D2 इज A2X प्लस B2Y प्लस C2Z एंड D3 इज A3X प्लस B3Y प्लस C3Z। समझ में आ रही बात? ये है B1 B2, एक मिनट, B3 C1 C2 C3। हाँ बेटा, अब हम दिखा रहे हैं ना कि ये कैसे x आएगा, है ना। ये जब तुम साइमल्टेनियसली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करोगे आपस में, क्या होगा, एक एक वेरिएबल्स को हम हटाते जाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे। अभी यही तो तुमने 2/2 में मैं तुमको क्या समझाने की कोशिश कर रहा था, 2/2 में जब तुमने x के लिए कर रहे थे क्रैमर रूल्स में, तो B1 B2 C1 C2 आया था ना, तो ये हट गया था, तो ये टर्म्स आ गए थे ना। तो बिल्कुल सेम फैशन में तुम 3/3 में जाओगे। ओके, क्लियर है? अब देखो, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को C1 को मैं रिप्लेस, यहां C1 से कंफ्यूज मत होना, फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को मैं लिख रहा हूं, दिस इज C1 माइनस, इस वाले को y से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दैट इज YC2 माइनस ZC3। ये तो हम लोग कर सकते हैं, इवैल्यूएशन ऑफ डिटरमिनेंट्स में हमको मालूम है। हाँ भाई, नींद आ रही, बोलो, हो जाएगा? तो जरा देखो, इससे मेरा ये डिटरमिनेंट डेल्टा वन क्या बन के आएगा, जल्दी बताओ। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे YC2, तो क्या बनेगा, YB1 घटेगा और माइनस C1Z घटेगा, तो ये क्या बन जाएगा, A1X। ये क्या बनेगा, ये यहां पे और यहां पे। अब फर्स्ट कॉलम से अपन क्या कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं। जैसे ही x कॉलम कॉमन लोगे तो ये क्या बन जाएगा, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। यस और नो? A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, और ये किसके बराबर है, डेल्टा। तो दिस इज नथिंग बट x टाइम डेल्टा। तो डेल्टा वन की वैल्यू क्या आई है, x टाइम डेल्टा। तो व्हाट इज x, डेल्टा वन अपॉन डेल्टा। डेल्टा वन की वैल्यू x इंटू डेल्टा है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा वन अपॉन डेल्टा। तो अब हमको बताओ y क्या होगा, y क्या हो जाएगा, डेल्टा टू अपॉन डेल्टा। एंड व्हाट इज z, डेल्टा थ्री अपॉन डेल्टा। अच्छा, डेल्टा वन हम लोग कैसे फाइंड आउट कर रहे थे, डेल्टा तो हमको मालूम है कि डेल्टा क्या होगा, कोफिशिएंट का डिटरमिनेंट लिख लेंगे। डेल्टा वन जब हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं तो x के लिए चूंकि डेल्टा वन फाइंड आउट कर रहे हैं, तो x के कोफिशिएंट को उठा के कांस्टेंट वाले को वहां पे ऐड कर दिया, तो दिस इज योर डेल्टा वन। तो अब बताओ डेल्टा टू क्या होगा, डेल्टा टू क्या होगा, b वाला हट जाएगा, तो क्या आएगा, A1 A2 A3 D1 D2 D3 C1 C2 C3। नहीं समझ में आया? एंड व्हाट अबाउट डेल्टा थ्री, A1 A2 A3 B1 B2 B3 D1 D2 D3। इज दैट क्लियर? नहीं समझ में आया? तो इस तरीके से अपन इसको तो कैलकुलेट कर सकते हैं, इस वाले को। ये D1 D2 D3 था, D1 की वैल्यू क्या लिखी है, A1X प्लस B1Y प्लस C1Z, तो मैंने D1 D2 D3 लिख दिया, ये चीज।
हमने अब इसको इवेल्युएट किया डिटर्मिनेंट्स को। तो इवेल्युएट करने के लिए क्या है, मैंने इसके कॉलम को रिप्लेस किया इस तरीके से, सॉल्व किया तो ये चीज आ जाएगी, है ना। दिस इज जस्ट इवेल्युएशन, है ना। कुछ भी आएगा, वही चीज आएगी सेम। भाई अगर तुम इसको ऐसे देखो, इसको तुम इधर ले जाओ -C1 -C2, तो उस तरीके से कर लोगे, है ना। तो वो तो सब कांस्टेंट ही है ना, तो एक साथ ही आएगा ना, कांस्टेंट ही रहेगा ना। हम कह रहे हैं इसमें 25 चीजें तुम कांस्टेंट में लिख दो, लेकिन वो टर्म तो कांस्टेंट का है ना। दिस C1 रिप्रेजेंट व्हाट, कांस्टेंट टर्म, बस कोई वेरिएबल नहीं होगा यहाँ, वेरिएबल x का। C1 का मतलब ये थोड़ी ना कि एक सिंगल कोई डिजिट लिखी होगी, ये तो कोई कांस्टेंट टर्म हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। दैट विल नॉट डिपेंड ऑन x एंड y। इज इट ओके? तो ये समझ में आया यहां तक? तो सबसे पहले अगर हमको 3/3 का सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया जाए और उसकी कंसिस्टेंसी की वो बात करेगा, तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, टू फाइंड डेल्टा, डेल्टा 1, डेल्टा 2 एंड डेल्टा 3। क्लियर है? अब हम लोग इसकी कंसिस्टेंसी की बात करेंगे। तो कंसिस्टेंसी की देखो बात क्या होगी। देखो अभी तुमने निकाला कि x की वैल्यू आई डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, y becomes डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा एंड z becomes डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा। अब चीजें क्या बनेंगी, केस 1 है कि मान लो तुम्हारा जो डेल्टा है वो नॉन जीरो आ रहा, डेल्टा इज नॉन जीरो, यानी डिनोमिनेटर का टर्म मेरा नॉन जीरो आ गया। ओके, अगर मेरा डिनोमिनेटर का टर्म नॉन जीरो आ गया, ध्यान से आप समझो, तो एनी ऑफ डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3, जिसको मैं डेल्टा आई से रिप्रेजेंट कर दूं, आई की वैल्यू 1 2 3 हो सकती है। अगर मैं डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 की जगह मैं डेल्टा आई लिख दूं और आई की वैल्यू क्या है 1 2 3, तो वही होगा डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3। तो अगर इसमें डेल्टा आई ये जीरो हो और जीरो ना भी हो, अगर जीरो होगा तो एक्स, मान लो डेल्टा 1 जीरो आ गया, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, वाई की वैल्यू, मान लो डेल्टा 2 भी जीरो आ गया तो वाई की वैल्यू, मान लो डेल्टा 3 नॉन जीरो आ गया तो एक्स और वाई जीरो हो गया, डेल्टा 3 की जेड की कोई वैल्यू होगी। समझ रहे हो मेरी बात? तो अगर डेल्टा नॉन जीरो आ गया तो सिस्टम तुमको यूनिक सोल्यूशन दे देगा। क्या दे देगा? यूनिक सोल्यूशन। तो अगर तुमसे क्वेश्चन में पूछा जाता है ना, कि फाइंड द, मतलब वो क्वेश्चन देगा कुछ कंडीशंस फॉर ए यूनिक सोल्यूशन, तो फॉर यूनिक सोल्यूशन डेल्टा मस्ट बी नॉन जीरो। डेल्टा को नॉन जीरो होगा तभी यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। क्या मिलेगा इस केस में? यूनिक सोल्यूशन। तो फॉर ए यूनिक सोल्यूशन क्या चीज हमारी कंडीशन होनी चाहिए? डेल्टा मस्ट बी नॉन जीरो। डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 से हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओनली द कंडीशन इज दैट डेल्टा मस्ट बी नॉन जीरो फॉर ए सिस्टम टू बी अ यूनिक सोल्यूशन। इज दैट क्लियर? और यूनिक सोल्यूशन का मतलब क्या हो जाएगा? अब ये a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, ये बेसिकली रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं? ये एक प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जब 3D में पढ़ोगे, है ना। तो यूनिक सोल्यूशन का मतलब होगा कि तीनों प्लेन एक ही पॉइंट से पास कर रहे हैं, है ना। जैसे दो लाइन में क्या था कि अगर इसका यूनिक सोल्यूशन होता है तो दो लाइन एक ही पॉइंट से पास कर रही होती हैं, उसी तरह से तीनों प्लेन एक ही पॉइंट से पास कर रहे हैं, तो दैट गिव्स यू यूनिक सोल्यूशन। तो चाहो तो तुम यहां लिख सकते हो कि ऑल द 3 प्लेन्स पासेस थ्रू अ सिंगल पॉइंट, और वो जो सिंगल पॉइंट होगा वही उसका यूनिक सोल्यूशन होगा। इज दैट क्लियर? बोलो भाई। केस नंबर 2। अच्छा, यूनिक सोल्यूशन का मतलब सिस्टम कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट का मतलब होता है, अगर वो पूछ रहा सिस्टम कंसिस्टेंट है, तो कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि सिस्टम है सोल्यूशन, है ना। तो कंसिस्टेंसी का मतलब होगा कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट का मतलब होगा सोल्यूशन है, सोल्यूशन इज देयर। अगर इनकंसिस्टेंट है मतलब सिस्टम के पास कोई सोल्यूशन नहीं है। ओके, तो अगर उसने वर्ड यूज कर दिया कि इज द सिस्टम इज कंसिस्टेंट, तो तुम्हें क्या चेक करना होगा कि सिस्टम के पास सोल्यूशन है कि नहीं है। तो यूनिक सोल्यूशन भी एक सोल्यूशन है, तो सिस्टम इज
सिस्टम इज कंसिस्टेंट। ओके, नाउ कम टू द केस नंबर 2। केस नंबर 2 है, मान लो डेल्टा तुम्हारा 0 आ गया। अब देखो डेल्टा जैसे ही 0 आया तो डिनोमिनेटर के टर्म्स तुम्हारे क्या आ गए हैं, डिनोमिनेटर टर्म्स बिकम्स 0। ऑल डेल्टा आईज इज इक्वल टू 0। ऑल डेल्टा आई इज इक्वल टू 0। आई की वैल्यू यहां पे क्या होगी, आई इक्वल टू 1 2 3। इसका मतलब क्या हो गया, यानी डेल्टा 1 की वैल्यू भी 0 आ गई, डेल्टा 2 की वैल्यू भी 0 आ गई और डेल्टा 3 की वैल्यू भी 0 आ गई। और डेल्टा ऑलरेडी 0 है, डेल्टा मेरा ऑलरेडी 0 है। डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 ये तीनों की वैल्यू भी 0 आ रही, सबकी 0 है। ओके, तो इस केस में सिस्टम कंसिस्टेंट है, बट इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन वो दे रहा है। क्या दे रहा है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। इस केस में क्या हो जाता है कि कोई भी एक प्लेन दो प्लेन का लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है, यानी एक इक्वेशन को दो इक्वेशन के लीनियर कॉम्बिनेशन में हम लोग लिख सकते हैं। ओके, तो दो प्लेन आपस में एक दूसरे के पैरेलल होकर एक लाइन से पास करके जाती है, तो वो 3D में अभी तुम पढ़ोगे। तो बस अभी इतना तुम समझो कि इफ डेल्टा इज इक्वल टू 0 और डेल्टा आईज ऑल डेल्टा आईज आर 0 तो सिस्टम इज कंसिस्टेंट। तो सिस्टम की कंसिस्टेंसी की दो कंडीशन है, क्या क्या, डेल्टा नॉन जीरो भी हो सकता है और डेल्टा जीरो भी हो सकता है। नॉन जीरो होगा तो यूनिक सोल्यूशन देगा, अगर जीरो हो गया तो फिर डिपेंड करेगा कि ये डेल्टा आई क्या कह रहा है ना। अगर डेल्टा जीरो आ गया तो कौन कहेगा, डेल्टा आई को चेक करना पड़ेगा। अगर सारे डेल्टा आई भी जीरो हो गए हैं तो वो इनफाइनाइट सोल्यूशन देगा। इसी में नेक्स्ट केस आएगा कि मान लो अगर डेल्टा की वैल्यू जीरो आ गई और एनी ऑफ डेल्टा आई इज नॉन जीरो, यहां आई की वैल्यू 1 2 3 है ना। कोई भी एक अगर डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 में नॉन जीरो आ गया और बाकी डेल्टा तुम्हारा जीरो है तो सिस्टम इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जिस पे भी मान लो डेल्टा 1 नॉन जीरो आ गया, लेट अस अज्यूम डेल्टा 2 डेल्टा 3 जीरो आ रहे हैं, तो डेल्टा 1 जैसे ही नॉन जीरो होगा तो नॉन जीरो डिवाइडेड बाय जीरो तो ये तो अनडिफाइंड हो जाएगा, तो एक्स तो वैल्यू दे ही नहीं पा रहा है, तो सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। तो इस केस में, हाँ जी, अरे आई का मतलब है भैया कि दिस आई इज डेल्टा 1 डेल्टा 2 और डेल्टा 3। मैं बार बार डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 नहीं लिख रहा हूं, इसीलिए मैंने यहां लिखा ना कि आई की वैल्यू 1 2 3 है, समझ में आया ना। तो दिस इज सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट means no solution. Is that okay? समझ में आ गया। तो अगर 3 वेरिएबल्स की साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन दी गई है और उसकी कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी की बात करेगा तो यू हैव टू चेक दिस। इज इट ओके? नहीं समझ में आया? क्लियर है? बिल्कुल क्लियर। अच्छा, अब इसी में एक आएगा तुम्हारा कि सिस्टम ऑफ कंसिस्टेंसी फॉर होमोजीनियस इक्वेशन। तो लिखो फॉर होमोजीनियस इक्वेशन, साइमल्टेनियस होमोजीनियस इक्वेशन। साइमल्टेनियस होमोजीनियस इक्वेशन। अच्छा, होमोजीनियस इक्वेशन का मतलब क्या हुआ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन? हाँ, नहीं कोफिशिएंट नहीं, होमोजीनियस इक्वेशन का मतलब हो गया कि हर टर्म, अगर कोई भी फंक्शन होमोजीनियस बात करता है तो एवरी टर्म की जो पावर होगी दैट पावर विल बी सेम, एवरी टर्म पावर विल बी सेम। तो जैसे अगर सपोज करो मैंने कहा पहली इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1z, अगर मैं यहां कह देता कि प्लस d1 लेट इट बी या इक्वल टू d1, अभी मैं थोड़ी देर के लिए लिख रहा हूं, है ना, उस साइड लिखो या इस साइड लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस का d1 है या माइनस का d1 है, वो तो बात अलग है। इसमें पावर कितनी है?
1, ये तो कांस्टेंट है ना x, दैट इज 1। बोलो इस पे पावर, इसमें पावर, तो ये तो 1 1 1 की है और यहां पावर 0 हो गई। ये तो d1 है ना, कोई कांस्टेंट है, तो इस पे तो वेरिएबल पे पावर हमेशा देखी जाती है ना। बोलो अगर तुमको लिखा है 2x स्क्वायर प्लस x 3x, तो ये होमोजीनियस है? ये होमोजीनियस नहीं, क्योंकि यहां पे पावर कितनी है 2 x की पावर, और यहां x की पावर 1 है, ये लीनियर है। लेकिन अगर मैं यही लिख दूं ऐसे, तो अब x और y दोनों की पावर मिलके क्या हो जाएगी 2, तो नाउ इट इज होमोजीनियस। अर्लियर इट वाज नॉट। नहीं समझ में आया? तो एवरी टर्म हैज सेम पावर। तो यहां पे पावर क्या है 1, यहां पे, यहां पे, यहां पे तो कुछ नहीं है। तो ये क्या होना चाहिए कि ये सिस्टम होमोजीनियस हो जाए? नहीं, वेरिएबल तो हम इंट्रोड्यूस ही नहीं करेंगे क्योंकि हमको 3/3 की बनानी है। तो ये d1 क्या होना चाहिए 0। d1 होए ना तो ये होमोजीनियस हो जाएगा। नहीं समझ में आया बात? इज इट ओके? तो होमोजीनियस इक्वेशन में ये टर्म हमेशा क्या हो जाएगा 0। मेरी बात समझ में आ गई? बोलो भाई। तो इस तरीके की 3 इक्वेशन तुम्हारी हो जाएंगी होमोजीनियस इक्वेशन। क्या ये क्लियर हुआ कि नहीं? अगर ये 0 0 0 है मतलब d1 d2 d मतलब इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो वो क्या कहलाएगा सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन। इज दैट क्लियर? फिर वही काम, अब इसका तुमसे कहेगा इसकी कंसिस्टेंसी चेक करो, इसके बारे में सारी बातें करो। तो सबसे पहला काम अपन क्या करेंगे? अच्छा, अब इसमें एक चीज देखो, सबसे पहले तो डेल्टा निकाल लोगे। डेल्टा निकालना तुम्हें मालूम है क्या होगा, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। क्या ये क्लियर है? बोलो। ये तो अपन कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिख लेंगे, जो वेरिएबल्स हैं उनके कोफिशिएंट्स का एक डिटरमिनेंट बना लेंगे और उसकी वैल्यू डेल्टा को कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। डेल्टा 1 कितना आ रहा है 0 आ जाएगा इस केस में। तो डेल्टा 2 डेल्टा 3 ये तो सारे 0 आएंगे, क्योंकि ये तो क्लियर है, क्योंकि ये d1 d2 d3 जैसे रखोगे 0 0 0 होंगे, दैट विल ऑलवेज बी अ 0, है ना। तो x क्या आएगा जरा जल्दी से बताओ? डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा। y क्या आएगा डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा। और z क्या आएगा डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा। यही तो होगा। अच्छा, अब हमको मालूम है कि डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 क्या है? क्या है 0। तो इफ डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0, अगर डेल्टा 0 नहीं आया तो देखो x क्या आएगा 0, y क्या आएगा, z क्या आएगा, और डेल्टा चूंकि नॉन जीरो है तो ये क्या देगा यूनिक सोल्यूशन। और वो यूनिक सोल्यूशन होगा क्या 0 0 0, है ना। और इसी सोल्यूशन को हम कहते हैं ट्रिवियल सोल्यूशन। क्या कहते हैं? ट्रिवियल सोल्यूशन। तो दिस विल बी योर ट्रिवियल सोल्यूशन। नहीं समझ में आया? ट्रिवियल सोल्यूशन का मतलब क्या हो गया, एक्स वाई जेड की वैल्यू 0 होगी। तो अगर उसने क्वेश्चन में दे दिया, वो क्वेश्चन में ऐसे नहीं पूछेगा, क्वेश्चन में उसने दे दिया होमोजेनियस इक्वेशन लिख दी और उसने कहा कि दिस सिस्टम हैज ए ट्रिवियल सोल्यूशन, मतलब तुम्हारे दिमाग में तुरंत क्या आना चाहिए, इसका डेल्टा नॉन जीरो है। समझ में आ रही बात? क्योंकि वो सिर्फ वर्ड से खेलेगा तुमको कि सिस्टम हैज ए ट्रिवियल सोल्यूशन मींस डेल्टा मस्ट हैव टू बी अ 0, नॉन जीरो, आई एम सॉरी। क्लियर है? और ट्रिवियल सोल्यूशन का मतलब क्या होगा, एक्स वाई जेड की वैल्यू 0 होगी, कंसिस्टेंट है सिस्टम, यूनिक सोल्यूशन दे रहा है। क्लियर है? इतनी चीजें क्लियर है? अब सपोज कर लो इफ डेल्टा इज इक्वल टू 0, अब ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि डेल्टा 0 आ जाए। बोलो, अब डेल्टा तुम्हारा 0, ध्यान दो इधर, डेल्टा की वैल्यू आ गई 0। वंस डेल्टा बिकम्स 0 तो ऑब्वियसली हर जगह 0/0 का फॉर्म बन गया, है ना। तो सिस्टम कंसिस्टेंट होगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन देगा, और यह सोल्यूशन कहलाता है नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। क्या कहलाता है? नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। दिस इज नॉन ट्रिवियल। तो अगर उसने क्वेश्चन में लिख दिया कि दिस सिस्टम होमोजीनियस सिस्टम एज ए नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, तुरंत माइंड में आना चाहिए कि भैया इसका डेल्टा 0 होगा। इज दैट ओके? नहीं समझ में आया?
और नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन मतलब इनफाइनाइट सोल्यूशन, ट्रिवियल सोल्यूशन मतलब यूनिक सोल्यूशन, और सिस्टम मस्ट हैव बीन कंसिस्टेंट। क्लियर हो गया? बोलो। तो 3/3 का अगर हमको साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन दी जाए तो उसको किस तरह से एनालाइज किया जाएगा, वो चाहे होमोजीनियस हो या नॉर्मल इक्वेशन हो, उसका सारा चीज हमने आपको बताई। इज दैट क्लियर? अगर ये क्लियर हुआ है तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, है ना, जो प्रीवियस ईयर में आए थे कि इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ओके, नाउ सी, जल्दी नोट कर लो। इज इट ओके? नाउ कम टू द क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड लेमडा फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, उसने ये और ये इक्वेशन लिख दी है, इज कंसिस्टेंट एंड फाइंड द सॉल्यूशन फॉर ऑल सच वैल्यू ऑफ लेमडा। ओके, तो अब जरा देखो, सबसे पहले इक्वेशन क्या क्या लिखी गई थी, x प्लस वाई माइनस 2z इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 3y प्लस z इज इक्वल टू 0, एंड थर्ड इज x माइनस 5y प्लस 4z इज इक्वल टू लेमडा। अब कह रहा है ये सिस्टम कंसिस्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले कंसिस्टेंसी के लिए अपन क्या करें, डेल्टा चेक कर लेते हैं, है ना। सबसे पहला काम क्या होगा, डेल्टा चेक कर लो। तो नाउ लेट इट बी डेल्टा। व्हाट इज डेल्टा? 1 1 माइनस 2, बोलो भाई, जल्दी जल्दी बोलो। 2 माइनस 3 1 एंड 1 माइनस 5 4। अब इसकी वैल्यू आप देखो, अब इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए मैं उसमें कोई वो प्रोसेस नहीं, डायरेक्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे, है ना। तो अपन कर रहे हैं, दैट इज 1 इंटू 4 इंटू 3 माइनस का 12 माइनस माइनस प्लस का 5, जिनको ना समझ में आए बोल देना। 8 माइनस 1, चेक कर लेना एक बार कैलकुलेशन गलत ना हो, माइनस 2 इंटू माइनस 10 प्लस 3, दैट इज, चलो लिख लेते हैं, माइनस 10 प्लस 3। इज इट क्लियर? तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस 7, और ये वैल्यू आ जाएगी माइनस 7, और यहाँ पे आ जाएगा 7 प्लस का 14, दैट बिकम्स 0। डेल्टा तो 0 आ गया, क्यों भाई? क्लियर है? ये तो कैलकुलेट कर लोगे ना भाई, इसकी भी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो नॉट डेल्टा हैज बिकम 0। अब सिस्टम कंसिस्टेंट है, डिनोमिनेटर 0 आ गया है, तो डेल्टा होना चाहिए, है ना। तो अपन क्या करो, कोई भी एक डेल्टा को कैलकुलेट कर लो, डेल्टा 1 को जैसे कैलकुलेट कर लो, तो व्हाट इज डेल्टा 1? डेल्टा 1 क्या होगा, 0 0 लेमडा, 1 माइनस 3 माइनस 5 माइनस 2 1 एंड दिस हैज टू बी 0। तो यहां से लेमडा निकल आएगा, बोलो। अगर कोई भी नॉन जीरो आ गया तो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा तुम्हारा 0 आ चुका है ऑलरेडी, बोलो, है ना। तो अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, अब इसको अगर हम इससे कैलकुलेट कर लें तो दिस बिकम्स लेमडा टाइम्स 1 माइनस क्या आ जाएगा, 1 माइनस, अरे बोलो भाई, 6। तो दिस इज माइनस का 5 लेमडा, है ना। और इसको 0 होना पड़ेगा, तो लेमडा मस्ट हैव टू बी 0, तो ये सिस्टम कंसिस्टेंट होगा। इसी तरह से डेल्टा 2 को डेल्टा 3 पे भी एक बार चेक कर लेना, कर लोगे तो दिस इज योर होमवर्क। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन क्या दिया है, इफ दिस एंड दिस हैव ए नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए। नॉन ट्रिवियल के लिए क्या होगा, डेल्टा मस्ट हैव टू बी 0। इज दैट ओके? तो अब इस इक्वेशन को पहले नॉर्मल फॉर्म में लिखोगे तो डेल्टा की वैल्यू एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट के साथ लिखना है। तो यहां पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 2a, वाई का -2, जेड का 3, दूसरे वाले में x का 1, y का a, z का 2, तीसरे वाले में x का 2, y का 0, z का a। दिस मस्ट हैव टू बी 0। अब क्या इससे a नहीं निकल जाएगा, बोलो। इससे आप ये सॉल्व कर सकते हो कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, बोलो। तो कर लो एक बार, चलो लेट इट बी डू इट। तो यहां होगा 2a, इसका वैल्यू हो जाएगी a स्क्वायर
ये तो 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 इंटू a माइनस 4 प्लस 3 इंटू 0 माइनस 2a इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बनेगा, 2a क्यूब, है ना। अरे 2 और ये 2 उड़ा दो, क्यों। तो ये क्या बनेगा, a क्यूब प्लस a माइनस 4 माइनस 3a इज इक्वल टू 0। तो दिस बिकम्स a क्यूब माइनस 2a माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये क्यूबिक इक्वेशन है। अब इस क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व कर लो, बोलो। तो a की क्या वैल्यू होगी इस क्यूबिक इक्वेशन के लिए, a की वैल्यू 2। अगर a की वैल्यू 2 रखते हैं तो ये 8, ये 4 माइनस 4 कट जाएगा, तो a बिकम्स 2। तो a माइनस 2 इसका एक फैक्टर हो गया। अरे बोलो हाँ या ना। तो इसके दूसरे फैक्टर हो जाएंगे a स्क्वायर, तो दिस गिव्स यू a क्यूब माइनस 2a स्क्वायर, तो प्लस 2a, तो प्लस 2a स्क्वायर कैंसिल, दैट इज माइनस 4a। हमको चाहिए माइनस का 2a, तो प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये फैक्टर हो गया। अब ये फैक्टर तो कर लोगे ना, हाँ। अब इसमें ना कहना कि सर ये कैसे कर दिया। तो दिस इज a माइनस 2 इंटू a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसका अगर तुम देखो रियल वैल्यू नहीं है, ये रियल वैल्यू नहीं होगी क्योंकि इसका d निगेटिव है, क्वाड्रेटिक है, इसका d निगेटिव है, यस और नो। अगर इसको तुम चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, a प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 इंटू a माइनस 2। अरे हाँ या ना, बोलो भाई, समझ में आ रहा नहीं। तो ये कभी भी 0 हो सकता है क्या, नहीं। तो द a माइनस 2 विल बी 0, तो a मस्ट बी 2। तो वो पूछ रहा है फॉर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ a, तो द वैल्यू ऑफ a इज 2। तो फॉर 2 दिस सिस्टम हैज नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। क्लियर है।